कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। धर्म पत्नी का बहुत सहयोग मेरे को। जो ऊपर विपत्ति आई, जब कोई कुछ कहने आया कि मेरे से पैसे ले लो आप और उसका इलाज करा लो, मदद के लिए कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए आपके परिवार में सब आ जाएंगे, बाकी उस समय कोई नहीं आया। यदि कंपटीशन में हमको ठहरना है तो ये दो चीजों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ईमानदारी, दूसरा रेट। नमस्कार, मैं हूं जागृति चौधरी किरार और आज आप सभी का मेरे चैनल जागो भारतीय में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक लेकर आते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक वो मुकाम हासिल करके दिखाया है जिस मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। ऐसी सेक्रीफाइस और फेलियर की स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हमारे बीच मेहमान के तौर पर उपस्थित है मध्य प्रदेश के हरदा जिले की टिमरनी तहसील के जाने माने व्यापारी, यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय और हमारे समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अनिल जी किरार, जिन्होंने छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और तब कुछ न होने के बावजूद भी आज जो मुकाम उनके पास है उससे पूरी समाज में उनका एक नाम है, एक रुतबा है। पहला प्रश्न, जैसा कि मैंने कहा कि आपने बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और जब पिता का साया सर से उड़ जाता है तब बच्चों के लिए कितना कठिन होता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो हमें बताइए कि बचपन में पिता को खो देने के बाद आपकी जिंदगी कैसी रही और उस समय की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? मेरे पिताजी एक्सपायर हुए उस समय मेरी उम्र मात्र 6 से 7 साल की। हम 3 भाई बहन हैं। मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसकी उम्र 3 से 4 महीने थी उस समय। वो बड़ी विकट परिस्थिति थी। पिताजी जो हमारे थे स्वास्थ्य विभाग में इटारसी में सर्विस में थे। उनके एक्सपायर होने के बाद उनकी जगह पर मम्मी को सर्विस मिली। उस समय शायद उनकी तनख्वाह ही 120 रुपये थी। मैं बड़ा हुआ, मैंने 11th पास की। 11th भाई आजीविका के साधन तलाशना था उस समय। तो परिस्थिति तो बेकार थी, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो उस परिस्थिति में जब कहीं काम भी किया दूसरी जगह तो ऐसा लगा कि शायद इतना उसमें अपन प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस का बहुत अच्छा जॉब था उसमें। तो हमारे मतलब मेरे मासा जी इंदौर में हैं, उनके अच्छा काम था, बड़ा काम था प्रेस का। तो फिर मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने काम सीखा। सब प्रकार के काम करना पड़ता था वहाँ, झाड़ू पोछा, मशीनें पोछना, ये वो करते थे। तो मेरे मासा जी का कहना हमेशा ये रहता था कि बेटा देखो, तुमको कुछ बढ़ना है, आगे कुछ करना है, कुछ करके गुजरना है, तो आपको ये सब चीजें किनारे पे करना पड़ेगी। इस चीज पे ध्यान मत देना और जो भी ये करवाएं काम वो करते रहना। सब काम किया, काम सीख करके इंदौर से वापस टिमरनी आया। काम तो सीखा हुआ था ही, परंतु पैसे नहीं थे। मशीनें लाओ तो कैसे लाए? व्यापार के लिए पूंजी तो चाहिए। फिर कहीं साहूकार से पैसा उधार लिया, अमृतसर जाकर के मशीन लेकर के आए प्रिंटिंग की। अब मशीन तो ले आए, पर उसमें मशीन में क्या था कि मोटर फिट करने के पैसे नहीं। तो हम 2 भाई, तो एक भाई क्या करते थे कि मशीन को यूं दबाना पड़ता था और वो यूं घूमती थी। तो एक भाई छपाई करता था, एक दबाता था सामने से। तो जितने भी छापना हो बस दबाते रहो और एक है तो छापता रहेगा हाथ से। मतलब वो मशीन होकर भी आपको उसमें मैनुअली काम करना पड़ता था। अब फिर कुछ समय के बाद उसमें काम चला अपना, मोटर वोटर भी उसमें लग गई। इसके बाद कटिंग मशीन के पैसे नहीं। अब वो मशीन उस समय आती थी 30-35 हजार की। साइकिल से यहाँ से 20 किलोमीटर पे हरदा है जिला, आज जिला है, वो पहले तहसील था। तो हरदा जाते थे, पेपर की कटिंग करके लाना, फिर छापने के बाद बाइंडिंग करना, उसको कंप्लीट करके फिर कटिंग करने जाना उसी को। ऐसा करते करते साइकिल से आवागमन करते थे। तो बड़ा मुश्किल था, परंतु ऊपर भगवान की मेहरबानी ऐसी रही कि उन्होंने हमको धीरे धीरे सफल करते रहे।
फिर धीरे से तो मशीनें भी आ गई, मशीनें सब हो गई। उसके बाद काम भी इतना अच्छा चला। हमने जो दृढ़ संकल्प लिया था उसमें ये ठान ली थी कि भाई हमको एक ईमानदारी और स्वच्छ काम करके देना है। मतलब ये पहले ठान लिया था कि बिजनेस तो हम यही करेंगे। बिजनेस करने का भाई, क्योंकि कारण क्या था कि मैं पहले सर्विस के लिए भी गया था, मैंने इंटरव्यू भी दिए। उस समय क्या 11th पास से ही सर्विस मिल जाती थी टीचर की, कोई भी सर्विस उस समय मिल जाती थी, पर लगन नहीं थी कि सर्विस करना है। जिसमें फिर उसके बाद दुकानें बढ़ाई हमने, जिसमें स्टेशनरी वगैरह, स्कूलों के काम लिए। स्कूलों के काम भी इतने अच्छे चले हमारे कि ग्राहक को 1-1 घंटा करीब हमारे पास बैठ करके इंतजार करना पड़ता था बुक्स लेने के लिए, क्योंकि उस समय दुकानें बहुत कम थी। मतलब व्यापार के मामले में इस क्षेत्र में आपकी अकेली दुकान थी जो प्रचलित थी? नहीं, अकेली दुकान नहीं थी, दुकान तो 3-4 थी, पर सब पुरानी दुकानें थी। क्या होता है कि जब कोई भी एक नया बिजनेसमैन आता है तो आदमी की एक उम्मीद रहती कि यार अपन इसके पास चलें, ये हो सकता है कि अपन जिनके पास पुराने के पास जा रहे हैं उनसे कुछ बेनिफिट मिल सकता है इनके पास आने में, तो वो उन्हें मिलता था उनको। तो विश्वास बढ़ा जनता का, टिमरनी क्षेत्र की जनता ने बहुत सहयोग किया, विश्वास किया हम पर, और उनके विश्वास पर हमने पूरा प्रयास किया कि हम खरे उतरे। क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी थे नहीं हम तो चारगढ़ा के थे। दुकानदारी चलाने के लिए सिर्फ पूंजी मशीनें काफी नहीं, व्यवहारिकता है, ईमानदारी है और काम बस। मम्मी वो एक्सपायर हो गई, चले गए। अब माँ का साया ही आपके सर से हट गया। फिर उसके बाद छोटे वाले को सर्विस मिली उनकी जगह पे, तो कुछ साल तो वो मेरे साथ रहा। उसके बाद उसको भी ड्यूटी पे जाना पड़ता था सर्विस में, तो मैं अकेले ही पड़ गया। फिर प्लाट खरीदना, मकान बनाना, दुकान खरीदी, और आज मतलब कंपटीशन से हम काफी ऊपर आ चुके थे। आज क्या है कि आज की परिस्थिति में टिमरनी में काफी दुकानें होने के बाद भी आज मेरे को करीब 33-35 साल हो गए। दुकान के नाम से ही मुझे भी सब जानते हैं। और फिर उसके बाद धीरे से कुछ राजनीति में भी कदम बढ़ाए मैंने, क्षेत्रीय राजनीति में है। सामाजिक स्तर पर मैं समाज का जिलाध्यक्ष भी रहा, किरार धाकड़ महासभा का, और आज भारतीय जनता पार्टी में मैं कई पदों पे भी रह करके काम कर रहा हूँ। अब जब आपने इतना बताया कि इस व्यापार में इतना संघर्ष रहा, आपने बीच में कहा एक सामाजिक व्यक्ति भी आप रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि जितने भी अच्छे व्यापारी हैं उनको परिवार के समर्थन के बगैर इस मुकाम तक पहुंचना जरा मुश्किल जान पड़ता है। तो आपके मामले में आपके परिवार का कितना समर्थन रहा? कौन कौन लोग हैं आपके परिवार में जिनकी वजह से आप आज बहुत खुशहाल और समृद्ध महसूस करते हैं? देखो क्या होता है, परिवार की बात आती है तो परिवार है ना 2 प्रकार का होता है। एक तो परिवार कैसा कहलाता है, काका बाबा दादा ये, और कुटुंब, ये एक हो गया कोई परिवार ही। दूसरा क्या होता, तो वो सहयोग तो मुझे नहीं मिला। ये ऐसी बात है जो बहुत कम लोगों को वो कुटुंब सहयोग नहीं मिला ना। रहा मेरे स्वयं के परिवार की, मेरा जो परिवार है, मेरा परिवार में मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी का बहुत सहयोग मेरे को। हर पति को वो सहयोग चाहिए अपनी पत्नी से। कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो ये थोड़े से जो बीच में हमारा ब्रेक हुआ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ये इस कारण से कि इंसान चाहे संसार में कहीं चला जाए और कितनी ही जीत हासिल कर ले, लेकिन वो हारता अपने परिवार के सामने है, नतमस्तक अपने परिवार के सामने है, और जीतता भी अपने परिवार के सामने ही है। और सबसे अधिक खुशी इसे तभी महसूस होती है जब परिवार तालियां बजाए, जब परिवार उसकी खुशियों में शामिल हो। मेरी पत्नी ममता किरार, इसने मेरे को है ना लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत सहयोग किया, वो परिवार में भी बहुत सहयोग किया उसने। और उसके बाद मेरा एक बड़ा बेटा है लौकिक किरार, छोटा बेटा है अनिमेश किरार, मेरी एक बहू भी है जागृति किरार, वो भी मतलब काफी पढ़ी लिखी और सक्षम है।
और मैं उसको बहू अपनी मानता भी नहीं, मैं अपनी बेटी ही मानता हूँ उसको। और मेरे घर में क्या है, हमने शुरू से ऐसा रखा कि कोई बहू नहीं रहेगी, बेटी ही रहेगी घर में। तो उसको हम बेटी की तरह ही रखते हैं। और वो जो भी काम करती है वो बिल्कुल निर्भीकता के साथ करती है कि मैं यहाँ मतलब बहू नहीं हूँ। जैसे मेरा बड़ा बेटा बसों का काम देखता है। अच्छा, आपका एक बस का व्यापार भी है? मेरा बस का व्यापार और भी ये है। इतना कठिन व्यापार है कि हर कोई इसको शुरू करता भी नहीं। करता नहीं। इस व्यापार में आप कैसे आए? इसमें क्या हुआ कि बड़े बेटे को मैंने MBA करवाया भोपाल से। जब उसके कुछ जॉब आए तो बिजनेस मेरा अच्छा चलता था। तो मैंने कहा यार तुम बाहर नौकरी करोगे, 30-40-50 हज़ार की नौकरी मिलेगी, यहाँ अपन यहीं करें कुछ। तो कहता है कि पापा अपन एक ही शॉप पे कैसे सब काम करेंगे। तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन में बस का उसको चॉइस थी, बस लाइन में हम गए। तो शुरू में तो कोरोना से पहले तो हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बस लाइन में, काफ़ी। मतलब एक गाड़ी बनवाई पहले हमने, एक बस बनवाई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 11 गाड़ी हुई हमारे पास। फिर एक दौर आया कोरोना का, गाड़ियाँ बेचना भी पड़ी हमको। हमने उसमें 5-6 गाड़ी बेची हुई है उस समय, उसमें काफ़ी लॉस भी गया। बाद में फिर है ना कुछ समय सुधरा, 2-3 साल के बाद वापस आज की स्थिति में वापस 9 गाड़ी हो गई हैं। तो बड़ा बेटा मेरा बसों का काम देखता है, छोटा बालक है वो मेरे साथ दुकान पे ही मेरे सहभागिता में काम करता रहता है, मेरा हाथ बटाता है। अब तो लेकिन ये 2025 आ गया है और आप तो जानते हैं कि सारा ये व्यापार जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे और भी कई हजारों प्लेटफॉर्म। लेकिन ऑनलाइन मार्केट बहुत ज्यादा बल्क में आगे जा रहा है। तो इस पर क्या कहना है? ये आपके लिए परेशानी का सबब है या मौका के रूप में सामने आया है? नहीं, ये हमारे लिए है ना एक बहुत बड़ा कंपटीशन आया है कि इससे हम कैसे डील करें। क्योंकि इस समय क्या है, ऑनलाइन इतना ज्यादा फल फूल रहा है कि हम व्यापारियों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो बिजनेस में बने रहना है तो कंपटीशन तो करना पड़ेगा। चाहे पहले दुकानदारों से करते थे, आज ऑनलाइन से हम कंपटीशन कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पे भी कुछ ना कुछ कंट्रोल करें। नहीं तो क्या है कि हम छोटे व्यापारी, हम तो अपने आप को छोटे व्यापारी समझते हैं। नहीं, ऑनलाइन में से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अगर आप कुछ ऐसा सुझाव दे सके, जैसे पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से आ जाता है आपके पास, तो आपकी जितनी वैरायटी के आइटम्स है, क्या वो ऑनलाइन किसी ऐसी साइट पर जा सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट सहभागिता दे सकती है? क्योंकि हर कोई छोटा व्यापारी ऑनलाइन कैसे करते हैं इस काम को नहीं जानता है। तो ऐसा कुछ सुझाव है क्या आपका, या आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि भाई देखो, हम छोटे व्यापारियों का को भी ध्यान में रखते हुए, या तो है ना हमें भी है ना टैक्स जैसे हमको 2-3 बार देना पड़ता है। यहाँ से फैक्ट्री से निकला, वहाँ कुछ व्यापारी कुछ उसने किया करके हमारे पास आता है, फिर हम ग्राहक को देते हैं। और ऑनलाइन का क्या होता है कि वो सीधे डायरेक्ट कंपनी से माल मैन्युफैक्चरिंग से सीधे परचेस करते हैं और डायरेक्ट ग्राहक को दे रहे हैं वो। तो या तो हमारे लिए ऐसी कोई व्यवस्था गवर्नमेंट बनाए, फैक्ट्री से माल जो बल्क में उठा रहे वो कुछ लेगा, कुछ पैसा फिर उसके बाद जो थोक व्यापारी वो लेगा। जब फिर थोक व्यापारी से हमारे पास आएगा तो हम कुछ लेंगे, तब जाके फिर ग्राहक से हम जब देंगे ग्राहक को, तो ग्राहक से भी हम कुछ थोड़ा बहुत लेंगे। 4 सीढ़ी, तो 3-4 सीढ़ी के बाद वो आइटम वहां जा रहा है उसके पास। तो या तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ हमारे छोटे व्यापारियों के लिए कुछ करना चाहिए। व्यापारियों के लिए एक है कि व्यापारी के लिए कुछ तो काम करना चाहिए, तो टैक्सेशन में कोई कमी आनी चाहिए, या फिर कोई ऑनलाइन और दूसरा तरीका होना चाहिए जिससे छोटे व्यापारियों को सहूलियत मिले। अब ये जीरो से हीरो की कहानी है, यानी कि जिसने बिल्कुल ही सुई की नोक बराबर से किसी जहाज तक का सफर किया हो। तो हम इनसे पूछते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी वो आदत रही जिससे आदतें, जैसे रोज सुबह जल्दी उठे, ऐसी हर प्रकार की अलग अलग आदतें होती है। ऐसा एक आदत होती है व्यक्ति की जो वो आदत कभी नहीं छोड़ता और उस आदत की वजह से ही वो आगे बढ़ पाता है। तो वो आदत उन बच्चों में डल पाए, इसीलिए हमारे ये प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी आपकी आदत रही जो आदत आपकी तब से है और आज तक है, उस आदत को आपने कभी नहीं बदला और उस आदत ने आपको बिजनेस के इस मुकाम तक पहुंचाया? जो मेरा क्या है, मेरा एक नित्य रूटीन है जिसको मैं मतलब अधिकतर फॉलो करने की कोशिश करता हूँ।
कभी कभी वक्त पे नहीं हो पाता, वो अलग बात है। कि मेरा है ना, जैसे शाम को मैं सुबह 8:30 बजे जाता हूँ दुकान। 8:30 बजे गया, खाना खाने के लिए आता हूँ आधा पौन घंटे के लिए, उसके बाद वापस दुकान जाता हूँ। दुकान जाने के बाद 5 बजे दुकान छोड़ देता हूँ। 5 बजे के बाद दुकान तरफ फिर मैं नहीं देखता, क्योंकि उसका कारण है भाई मैंने अपने दोनों बच्चों को उसमें लगा कर रखा है। तो आज यदि अपन उनसे दूर नहीं हटेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। कुछ माँ बाप अपने बच्चों का हाथ सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते ताकि उनके बच्चे डरे नहीं, घबराए नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी सीख है कि आपको डर के अंधेरों में भी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा ताकि वे खुद स्वयं से अपना उजाला ढूंढ सके। तो ये बहुत ही ये ऐसी आदत है, इसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये अनुशासन है जीवन का, जो हर दिन एक ही दिशा तय करता है और वो दिशा आपको सफलता की तरफ ले जाती है। तो आइए अब हम इससे आगे जानते हैं कि ये एक सामाजिक व्यक्ति है। सामाजिक व्यक्ति होने के साथ साथ ये धार्मिक भी है। समाज में ऐसी कौन सी कुप्रथा है, ऐसी प्रथा जिस पर आप हमेशा से रोक लगाना चाहते थे और आप चाहते हैं कि आज अगर उस पर रोक लग जाए तो समाज बहुत ही विकसित हो जाएगा? इसके लिए मैंने एक है कुप्रथा, वो मृत्यु भोज की है। अच्छा जी। बाकी तो जो है वो सब समय के साथ चलती बदलती, सब प्रकार से बदलती जा रही है और हाइट टेक पे जाती जा रही है, शादी ब्याह इनकी उनकी। बाकी मृत्यु भोज एक ऐसी प्रथा है जिसपे मैं 15 साल से समाज में इस प्रश्न को उठाता रहा हूँ कि इसको मृत्यु भोज को बंद किया जाए। क्योंकि उसका कारण है आदमी एकदम है ना अपने स्वस्थ जिंदगी से नहीं जाता कभी भी। वो कभी भी जाएगा तो या तो बीमार होकर के जाता है, मृत्यु होती है उनकी। अब वो तो परिवार तो वैसे ही परेशान है। अब परेशान क्या, परिवार आर्थिक स्थिति से काफी जूझ रहा है। मैं इसी प्रयास में लगा हूँ समाज में कि मृत्यु भोज को किसी भी तरह रोका जाए, बंद किया जाए। हाँ, यदि बहुत बुजुर्ग हैं, 100 साल के व्यक्ति हैं हमारे परिवार में, 100 हैं, 90 साल के कोई है, तो उनके लिए छोटा मोटा कार्यक्रम हम रख सकते हैं ताकि परिवार इकट्ठा हो जाए। लोग कहेंगे कि अरे हमारा कोई व्यक्ति चला गया तो अगर हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे तो हमें कुछ तो उनके लिए करना ही पड़ेगा। नहीं, इसको भी है ना मैंने ध्यान में रख करके, मेरा छोटा भाई है, उनके यहाँ मेरी बहू खत्म हुई, वो मैंने मृत्यु भोज नहीं दिया। समाज में आई बातें, मैंने अंतिम संस्कार करने गए वहीं पर शमशान घाट पे मैंने अनाउंस करवाया किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कि भाई मृत्यु भोज नहीं है, मृत्यु भोज इन्होंने बंद करके रखा है। और समाज के लिए 51,000 रुपए इन्होंने डोनेट किए यहीं पर, और मुक्तिधाम के लिए पैसा वहीं डोनेट किया मैंने। तो मैंने वो काम किया भाई, जो मैं समाज को यहाँ खिलाता वो काम मैंने वहाँ किया कि समाज में आज वो पैसा किसी न किसी रूप में कहीं भी काम में आए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि यदि जैसे कोई मृत्यु भोज नहीं देता तो उसको समाज में डरने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा भाई आप। परंतु अभी तक मुझे उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। बल्कि अब तो भव्य आयोजन किए और अच्छे बड़े बड़े आयोजन करते, अब तो बफेट चालू कर दिया मृत्यु भोज में। तो मतलब कुप्रथा को इस प्रकार से हाईलाइट करना, ये दबाव बनता है, इससे दबाव बनता है। छोटा व्यक्ति अपने आप को असहाय समझता है ना फिर समाज में। तो प्रयास तो जारी है। देखो, तो भगवान से आशा करते हैं एक ना एक दिन सफलता हमको मिलेगी उस काम में। वो तो किसी परिवार, अधिकतर परिवारों को शुरुआत करनी पड़ेगी तब जाकर के वो हमने हमारे घर से हमने की, पर ठीक है, हम मान रहे हैं कि हमको सफलता नहीं मिली आगे, पर आज नहीं कल मिलेगी, हम उसमें है। तो जानिए कि मृत्यु भोज एक कुप्रथा है, और कुप्रथाएं समाज में बंद होती है ना छोटे तबकों से, छोटे शहरों से, तब जाकर के देश तक पहुंचती है और तब ही देश का विकास संभव हो पाता है। उसके लिए कुप्रथाओं का बंद होना तो काफी जरूरी है। यानी भारत 140 करोड़ से भी अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन भारत कैसे बनता है? ये बहुत सी विभिन्न धर्म जातियों का देश है और यहाँ पर छोटे छोटे तबकों में हर 5 किलोमीटर में खान पीन, भाषा, रहन सहन और जातियां बदल जाती है, और यही हमारे देश की विभिन्नता है और इस विभिन्नता में ही हमारी एकता है। इनसे जानते हैं कि जैसे इन्होंने अपनी जिंदगी में 0 से लेके हीरो तक की जो कहानी तय की है, जो इंस्पिरेशन आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचेगी, ऐसे ही हमारे समाज में कई गौरव हुए जिनका नाम हम इसलिए लेना चाहते हैं और जिनके बारे में इसलिए भी बताना चाहते हैं कि जिससे आगे आने वाली युवा पीढ़ी को संदेश मिल सके।
तो आइए जानते हैं कि हम जिस समाज से है उस समाज का ये परिचय भी देंगे और इस समाज ने देश को क्या दिया है उसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले आप अपने समाज का परिचय दीजिए। देखिए, हमारी समाज जो है अखिल भारतीय किरार धाकड़ महासभा, हम लोग क्या राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश आ गए हैं। तो पलायन तो नहीं कह सकते, पर क्या होता था उस समय आजीविका के साधन बताते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि कम थे। तो रोजी रोटी के लिए तो उस समय हमारे परिवार के लोग हमारे दादा परदादा वगैरह इस साइड आ रहे थे मध्य प्रदेश में। तो समाज तो आज हमारी बहुत अच्छी परिस्थिति में है। लेकिन आपकी समाज तो कृषि के लिए जानी जाती है, क्योंकि आप भगवान बलराम को अपना इष्ट मानते हैं और वो कृषि के लिए जाने जाते हैं। हमारे भगवान है धरणीधर भगवान, जिनको हम बलराम भगवान हैं, वो हमारे इष्ट हैं। और ये सही है कि हम कृषि किसान लोग हैं। तो ऐसे कोई उदाहरण है आपके पास जिन्होंने देश और की राजनीति में बहुत अधिक सक्रिय है, समाज को कुछ उत्थान पर ले गए? देखिए, हमारे समाज के गौरव और मध्य प्रदेश के ही गौरव मैं तो मानता हूँ। मैं मेरी समाज को ही नहीं मानता हूँ, वो तो पूरी समाज के लिए गौरव है। आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने 18 वर्ष तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और आज भी वो भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और पंचायत भी उनके अंडर में है। तो काफी मतलब पॉपुलर मध्य प्रदेश के प्यारे, मध्य प्रदेश का पूरा देश उनसे परिचित है और काफी मामा के रूप में काफी चर्चित है वो। और काफी उन्होंने प्रयास किए हैं कि हमारे उनके लिए आगे बढ़ने का तो प्रयास उन्होंने किया, बाकी हमारी समाज को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। तो आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रथम बार बने, तब है ना हर समाज को ये पता लगा कि ये किरार समाज क्या है। हम लोग तो पिछड़े वर्ग में आते हैं, पर ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आने के बाद आज ये समझो कि सबसे अग्रणी समाज में कहलाती है समाज, किरार धाकड़ समाज ने और भी रत्न दिए हैं, जैसे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी पटेल हैं जो आज मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। हमारे दर्शन सिंह जी चौधरी हैं, वो आज सांसद हैं नर्मदापुरम क्षेत्र से। रोडमल नागर जी हैं, वो सांसद है, जिनको 5 बार रेगुलर अच्छे सांसद का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। समाज की जब बात होती है तो जब हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं सिर्फ, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सामाजिक अंग हैं और हम अलग अलग समाज से बिलोंग करने के बाद भी देश हमारा है और हम सब भारतीय हैं। समाज में होने का मतलब ये है कि जब आप समाज में रहते हैं तो एक संगठित क्षेत्र में रहने का ये तात्पर्य है कि आप अपनी समाज के प्रति कोई कार्य कर रहे हैं, अपनी समाज को सुधार कर रहे हैं। तो ऐसी हजारों समाज जब सुधरती जाती है तो देश सुधरता है, तब देश विकसित होता है। तो इसलिए समाज के यहाँ पर जिक्र करना जरूरी था कि हर समाज में क्या क्या प्रथाएं हैं और हर समाज ने कितने रत्न दिए हैं, तो उस समाज का उत्थान हुआ है। समाज का उत्थान होगा तो देश का उत्थान। आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि बहुत ही जिस कारण से ये चैनल का नाम है जागो भारती। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जागे हुए नहीं, भारतीय बहुत जागे हुए हैं और दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं और भारत का परचम लहरा रहे हैं। और उसी का ये एक सेगमेंट है कि हम हर उस भारतीय को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिसने जीवन में कुछ हासिल किया है। तो ये जो युवा पीढ़ी जो आ रही है, जो कि बहुत ही अलग तरीके की जनरेशन है, ये सन 2000 के बाद से जन्म लेने वाली हर एक वो पीढ़ी जिसने मोबाइल टीवी के जमाने में जन्म लिया है, तो मशीन के इस दौर में जहां पर इंसान का काम भी मशीन कर दे रही है, ये लोग अपने लिए एक मुकाम हासिल करने के लिए क्या करें? अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें कौन से वो सारे नियम जो बहुत पुराने हैं वो अब तक अपनाने पड़ सकते हैं और पढ़ेंगे, चाहे उनके पास कितनी ही मशीनें हो। तो और समाज को एक ऐसा स्वरूप दे सके जो पहले लोग नहीं दे पाए हुए। ऐसा करने के लिए नई पीढ़ी को कौन सी अच्छी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि 3 बातों पे फोकस तो विशेष है। एक गुणवत्ता, ईमानदारी और व्यवहार। हाँ, पूंजी तो देखो आप लगाओगे तभी बिजनेस चालू कर पाओगे। तो पूंजी अपन जो लगा रहे हैं उस पूंजी का रिटर्न अपने को कितना मिल सकता है, इसका अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम से अपन है ना हाईटेक
स्थिति में जाकर के पूंजी को वेस्टेज वो करें, वो पता लगा उसका रिटर्न अपने को नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या है कि गर्त में जाएंगे। लेकिन पुराना समय अलग था। पहले क्या था कि दुकानें कम थी, कंपटीशन कम था, बिजनेस में इतना नहीं था जरूर कंपटीशन, पर आज के समय में इतना कंपटीशन है कि जिसको मतलब उनके बराबरी पे जाना बड़ा मुश्किल होता है, पर करना तो है। तो मेरा तो उनसे नई पीढ़ी से यही है कि भाई आप करो, और यदि आपका अच्छा एजुकेशन है तो आप सर्विस, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप सर्विस सेक्टर में जाएं। और यदि अपन बिजनेस ही करना चाहते हैं तो उसको बहुत सोच समझ के, आज की इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही अपन बिजनेस के बारे में सोचें। हम करें जरूर बिजनेस, ये बहुत अच्छा है, पर आज क्या है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। तो मेरा अपना निजी सवाल भी आपसे है, जो कि चैनल के माध्यम के लिए नहीं, लेकिन मैं अपना संदेश भी युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति सामाजिक है या नॉर्मल है घर परिवार में, जो भी वो व्यक्ति धार्मिक हो ये जरूरी नहीं है। बहुत से लोग धार्मिक नहीं होते, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति हो तो सामाजिक होता ही है। तो जो आगे आने वाले बच्चे हैं, वो जो लोग मंदिर जाते हैं या कुछ करते हैं ना, उन चीजों को कूल नहीं मानते। मतलब उनको लगता है कि अरे कम पढ़ा लिखा है इसलिए ज्यादा भगवान की पूजा कर रहा है या अंधविश्वास में मान रहा है, वो धर्म से जोड़ने को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। जबकि हम इसलिए मानते हैं कि हम हमारे ऊपर कोई शक्ति है जिसे समझते हैं कि डर है, उस डर से डर से छुप के प्रार्थना करके उसमें आगे बढ़ना चाहने के लिए उस एक बिंदु में मानते हैं, एक मूर्ति में मानते हैं। तो जो नई पीढ़ी है जो भगवान को इतना ज्यादा नहीं मान रही है, तो ये उनका कूल बनना सही है या गलत? देखिए क्या है, जैसे अभी धार्मिक स्थिति पे बात आई है, अपने घर में अपने पूर्वजों की फोटो लगी है, वो तो चलेगा, उनको तो हमने कई को तो देखा ही नहीं है, फोटो लगी है। आज हम उस फोटो को देख के मानते हैं ना ये हमारे पूर्वज थे। कौन बताता है? हमारे परिवार के लोग बताते हैं। तो आज धार्मिक होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि आप किसी भी कार्य को करने के लिए बाहर निकलेंगे तो किसी का तो आपके सिर पर छत होना चाहिए ना, किसी का। क्योंकि आज क्या स्थिति हो गई कि आज तो सब सेल्फ है, तो कोई तो मतलब ऐसा रहे जिसका दबाव आपके सिर के ऊपर रहे, तो आप किसको मानेंगे? वही भगवान को। लोग कहेंगे हमने भगवान को देखा नहीं देखा नहीं है तो हमने भी, मैंने अभी आपको क्या कहा, मैंने पूर्वजों को नहीं देखा, मानता तो हूं ना। तो भगवान को देखा नहीं, आपके अंदर तो है विराजमान। मतलब एक आस्था आपको आगे ले जा सकती है, आस्था ही आपको आगे ले जाएगी। और मैं तो ये मानता हूँ जब भी हम घर से निकले, नित्य वैसे तो पूजा करना चाहिए या भगवान को अपना शीश झुकाना ही चाहिए सुबह से। सही बात। तो ये तो बहुत जरूरी है। आप किसी भी इष्ट को माने, हम अपने अंदर उनको विराजित करें, आप उन्हीं की पूजा करो। ऐसा जरूरी थोड़ी कि आप भगवान कृष्ण को मानो या राम भगवान को मानो या शंकर जी को मानो, किसी जो अपने इष्ट है अपने अंदर उनको करो। साधु संत भी बहुत है हमारे। तो इस प्रकार से क्या है कि बिना आस्था के आदमी का जीवन अधूरा है जीना, इसलिए बहुत जरूरी है कि आस्था बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपने सुना कि बिना आस्था के जीवन को जीना असंभव ही है एक प्रकार से। ये इसलिए क्योंकि हर दिन उजाला होता है, सूर्य अपनी रोशनी लेकर आता है, और फिर रात्रि होती है, चंद्रमा आता है। तो ये सब प्रकृति के इतने बड़े बड़े दृश्य क्या किसी ऐसे ही आ गए हैं? ये किसी शक्ति से आए हैं जो इनसे भी ऊपर है। तो भगवान तो है, आप चाहे माने या उनमें ना माने। धर्म का सम्मान करना आपको प्रगति की ओर ले जाता है। और आप देखिए जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर है, आप देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर भी है जो कि धर्म में बहुत आस्था रखते हैं। आपके फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली जो प्रेमानंद जी महाराज को बहुत मानते हैं, और ऐसे लोग जो भगवान में बहुत मानते हैं। अगर आप रिचनेस की तरफ जाएंगे तो देश के सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्तियों में श्री मुकेश अंबानी, वो उनके यहाँ हर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी पूजा का आयोजन होता है। ये लोग भगवान में क्यों मानते हैं? मूर्ख तो नहीं है दुनिया के सबसे बड़े मुकाम पर इस कारण से क्योंकि वो ईश्वर में आस्था रखते हैं। तो सभी नई पीढ़ी से मेरा भी यही निवेदन है, क्योंकि मैं आप ही की पीढ़ी का हिस्सा हूँ और बिल्कुल भी इस बात का समर्थन करती हूँ कि ईश्वर में मानिए। ऐसी और कहानियां मैं आप तक इस चैनल के माध्यम से लेकर आती रहूंगी। आज इस कहानी से आप जितने इंस्पायर हो सके हैं उसके लिए कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, उन सभी लोगों तक पहुंचाएंगे जहां पर ये कहानियां बहुत मायने रखती है।
ये वो लोग हैं, ये वो पीढ़ी है जिन्होंने देश को, परिवार को, समाज को बहुत कुछ दिया है, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। आज हमारे पास सब कुछ है। हमारे हाथ में इतने सारे मोबाइल फोन्स, इतने टीवी, इतने कैमरास, हर वो तरह की मशीन जिससे हम बेहतर कर सकते हैं हमारे पास उपलब्ध है। जब इनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने कर दिखाया, तो हमारे पास इतना सब कुछ है, तो सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बुरी आदतों और कुरीतियों पर अपना ध्यान न देकर आओ बनाए जागो भारती।